हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 5 विच इज जुडिशरी। राइट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 टाइप के ऑर्गन्स हैं, हमें पता है। 3 टाइप के कौन कौन से ऑर्गन्स है? एक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। सो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये जुडिशरी से रिलेटेड है। राइट, सो विल स्टार्ट द लेक्चर टुडे। इंडिया, वी नो वी हैव द रूल ऑफ लॉ। हमें पता है, ये तो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे कंट्री में क्या है, रूल ऑफ लॉ है। व्हाट दिस मीन्स इज दैट लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन्स एंड दैट अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर्स नीड टू बी फॉलोड व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। कि ये जो रूल ऑफ लॉ है ये सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, चाहे वो बीट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बीट एनी रिच मैन, एनी इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर कोई गरीब आदमी हो, कोई मेड हो, वर्कर हो, कोई भी हो। रूल ऑफ लॉ इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल। एक फिक्स्ड सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जिनको कि फॉलो किया जाता है अगर ये लॉ वायलेट होते हैं, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ, इसको एनफोर्स करने का काम किसका होता है? ये काम होता है जुडिशियल सिस्टम का, एंड यहीं पे जो है जुडिशरी पिक्चर में आती है। So we have a judicial system that consists of the mechanisms of courts that a citizen can approach when a law is violated. अब मान लो लॉ जो है वायलेट हो रहा है, तो आप किसको अप्रोच करोगे? अगर सिर्फ लॉ वायलेट हो गया, आप किसी के पास जा नहीं सकते, तो क्या फायदा हुआ? तो आप अप्रोच किसको करोगे उस केस में? कोर्ट्स को अप्रोच करते हो। सो ये जो कोर्ट्स का मैकेनिज्म है हमारी कंट्री में, इसी को क्या कहते हैं? जुडिशियल सिस्टम। जुडिशरी जिसकी हम बात करते हैं वो यही मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स है, जिसके की पास आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो अगर कोई लॉज वायलेट होते हैं तो। राइट, तो 3 बेसिकली ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हम पढ़ते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, स्टेट असेंबलीज में बैठते हैं, जो कि कानून बना रहे हैं। राइट, दे आर मेकिंग द लॉज। दूसरी जो ऑर्गन है, दूसरी जो बॉडी है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड तीसरा कौन है? जुडिशरी। जुडिशरी जो कोर्ट्स है इंडिया में, कोर्ट्स जो सिस्टम है, उनका काम क्या है कि उन लॉज को एनफोर्स कराना। राइट, प्रॉपर उनका मैकेनिज्म देखना। अब देखो, एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। राइट, सो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ लॉज बना दिए जाए, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, अगर उनको देख रेख किसी की ना मिले, कोर्ट्स ही ना हो, सुपरविजन ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा होगा एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का? सो इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि फीचर है जुडिशरी का, कि हमारी जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है ये हम अभी समझने वाले हैं। So what does an independent judiciary mean? Is there any connection between the court in your area and Supreme Court in Delhi? राइट, हम देखते हैं ना कि हमारे अब मान लो किसी आप शहर में रह रहे हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, है ना। अगर किसी आप कैपिटल सिटी में रह रहे हो किसी स्टेट की, तो वहाँ पे सपोज हाई कोर्ट्स है या कोई और बेंच कोर्ट है, तो आप क्या देखते हो कि कोर्ट्स है, सेवरल कोर्ट्स है टाउन्स में, सिटीज़ में, कैपिटल सिटी में, और सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। तो क्या इन सब के बीच में कोई कनेक्शन है? क्या ये आपस में लिंक्ड है? सो ये सारे के सारे जो है हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। सो अब आते हैं हम, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, कि रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम है बेसिकली जुडिशरी का। सो कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। दिस वी नो कि बहुत बड़े बड़े उनको इश्यूज हैंडल करने पड़ते हैं। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स, और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। तो बहुत ही क्या कहते हैं, वाइड स्प्रेड जो है एरिया है, जुरिस्डिक्शन जो है जुडिशरी का है, कि किसी भी तरीके का अगर लॉ जो है वायलेट होता है तो हम डायरेक्टली कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। अब मान लो या वो पानी शेयरिंग के ऊपर हो, जैसे कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट्स चलते हैं, है ना, इंटर स्टेट्स जो गवर्नमेंट है उनके बीच में डिस्प्यूट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट हो, तो ये सारा जो काम है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, ये काम किसका है? ये काम है जुडिशरी का, कोर्ट्स का। या फिर किसी ने कोई क्राइम किया हो, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, है ना, तो हर तरीके के ये जो लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड इश्यूज होते हैं, इन सब का काम जो है, इन सब को टैकल कौन करेगा? जुडिशरी। सो ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, है ना, कि जुडिशरी क्या क्या काम करता है
वो हम देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की और किसी स्टेट गवर्नमेंट है ना, यूजुअली जैसे मान लो सेंटर में जो गवर्नमेंट है, अगर किसी स्टेट में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई ओपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है, तो यूजुअली क्या होगा, डिस्प्यूट्स अराइज होंगे। अब जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट था, ये दो स्टेट्स के बीच में पानी को लेकर डिस्प्यूट है। अब मान लो एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट के बीच में और कोई डिस्प्यूट्स है, तो ये जो डिस्प्यूट्स है, चाहे वो सिटीजन्स के बीच हो, सोसाइटी के बीच हो, सिटीजन या फिर गवर्नमेंट के बीच हो, दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच हो, तो हर तरीके के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, ये है जुडिशरी की। तो ये है रोल ऑफ जुडिशरी, राइट। सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोवाइडेड बाय जुडिशरी। सो जुडिशियल सिस्टम जो है ये ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराएगा, या तो बिटवीन सिटीजन्स हो, अलग अलग तरह के लोगों के बीच में, लोगों या फिर गवर्नमेंट के बीच में, दो स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो पहला रोल है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। दूसरा जो रोल है वो है जुडिशियल रिव्यू का, राइट। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है कि इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया में, है ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट एज एन फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करेगा, है ना। और जुडिशरी के पास, कोर्ट्स के पास पावर होता है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है और अगर जुडिशरी को लगता है कि ये वायलेट कर रहा है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, तो जुडिशरी मतलब कि कोर्ट्स उस लॉ को हटा सकते हैं, राइट। सो ये पावर होता है कोर्ट्स के पास। दोबारा से देखो आप, कोर्ट्स जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, जो कि मान लो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, लिबर्टी, है ना, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, तो ये क्या है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना रही है जो मान लो इक्वालिटी या लिबर्टी को वायलेट कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट के पास ये पावर है कि उस लॉ को मतलब इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है कोर्ट, राइट। सो कोर्ट्स के पास ये पावर होता है कि पार्लियामेंट के किसी लॉ को अगर वो वायलेट कर रहा है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसको नल एंड वॉइड विच इज इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। सो ये बेसिकली होता है जुडिशियल रिव्यू, की रिव्यू करना, है ना, फाइनल इंटरप्रिटेशन दे रहा है कोर्ट। सो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। सो एक है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवा सकता है, दूसरा रोल है जुडिशियल रिव्यू का, एंड थर्ड रोल है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हम सिटीजन्स को मिले हुए हैं, राइट। सो उसको एनफोर्स कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, वो है कोर्ट्स की। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उस केस में हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। बहुत ही बड़ा प्रोविजन जो है ये हमें दिया हुआ है, राइट, कि अगर किसी भी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस प्रोपगेशन, अगर ये सारे के सारे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर ये वायलेट हो रहे हैं तो वी एज सिटीजन्स, हमारे पास ये पावर है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, जो एपेक्स कोर्ट है, वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, राइट। सो ये जो काम है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना, ये किसका काम है, जुडिशरी का काम है। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास 7th बुक यू रेड अबाउट हकीम शेख, हमने हकीम शेख के बारे में पढ़ा था। अब आप कहोगे 7th का कहाँ याद रहता है, लेकिन चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये एग्रीकल्चरल लेबरर था जो कि ट्रेन से गिर के इसको इंजरी हुई थी ना, चोट लगी थी, एंड बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने रिपीटेडली इसको एडमिट करने से मना कर दिया था। उसके बाद एक पिटीशन फाइल किया गया कोर्ट में, एंड उसके बाद ये केस जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 जो है वो हमारा राइट टू लाइफ, राइट टू फंडामेंटल राइट है हमारा, जिसमें कि राइट टू हेल्थ भी इंक्लूडेड है। तो उन्होंने बाद में गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि इसका हर्जाना भरो एंड जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको वेल मेंटेन करो। सो सुप्रीम कोर्ट जो है ये फाइनल इंटरप्रेटर है। यहाँ पे आप देख रहे हो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट जो है उसी ने फाइनल वर्डिक्ट दिया एंड बोला, रूल आउट किया इस चीज को, एंड प्लस सपोर्ट किया कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको कोई वायलेट ना करे।
उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया कि कंपनसेशन पे किया जाए, प्लस जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, राइट। ये देखो आप, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, राइट। द डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। इसका प्रीडिसेसर जो था वो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज इन 1937 टू 1949। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा से सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में था, पहले कैलकाटा था, बाद में शिफ्ट होते होते जो अभी जो प्रेजेंट जो सीट है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमने देखा ना कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जो 3 ऑर्गन्स है वो इंडिपेंडेंट है। तो क्या मतलब है आज़ादी का या इंडिपेंडेंस का? Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. मान लो आपकी फैमिली, आपकी जो लैंड है वहाँ पे किसी पावरफुल पॉलिटिशियन ने जबरदस्ती कुछ कब्जा करना है, ठीक है। तो विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस, है ना। अगर पॉलिटिशियन के पास अगर ऐसी कोई पावर हो कि वो जज को अपॉइंट कर सकता है या उसको हटा सकता है, तो अब इस केस में क्या होगा? जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जज अगर मान लो कोई उसी जो पावरफुल पॉलिटिशियन है, अगर उस बंदे ने किसी जज को अपॉइंट किया तो वो जज तो उसका फेवर करेगा क्योंकि उसने उसको अपॉइंट किया है। अब जज सोचेगा, डर के मारे रहेगा कि अरे यार ये तो मेरे को डिसमिस भी कर सकता है, वो उसी के फेवर में जजमेंट देगा। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, कि अगर ये जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट रहेगी तो जो जजेस है, जो कोर्ट्स है, वो बिल्कुल इम्पार्शियल होकर अपना जजमेंट दे पाएंगे, है ना। इस केस में अगर पॉलिटिशियन ने अपॉइंट किया हो जज को और उसको हटा सकता हो, तो जज के मन में ये हमेशा खतरा रहेगा कि कहीं अगर इसने मुझे हटा दिया तो जज जो है क्लियरली पार्शियल रहेगा पॉलिटिशियन के प्रति, है ना। The control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. जज जो है कभी भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगा अगर पॉलिटिशियन ने उसे अपॉइंट किया है, तो क्योंकि उसे अपना खतरा रहेगा कि अगर मैंने इसके अगेंस्ट में जजमेंट दिया तो मेरे को हटा देगा। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड force the judge to make all judgments in favor of politician, right? जिसे मूवीज में देखते हैं ना, अक्सर मूवी में ये चीजें दिखा रहे होते हैं, सिमिलर है यहाँ पे भी। तो अगर ये इंडिपेंडेंस ना हो जुडिशरी में, तो जज जो है वो हमेशा पार्शियल होकर, पार्शियलिटी में आकर किसी के फेवर में हमेशा जजमेंट्स देगा। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of judiciary. तो ये जो मैकेनिज्म है कि ऐसा कुछ ना हो, इन सिचुएशन से बचने के लिए ऑलरेडी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे सेफ गार्ड मैकेनिज्म दिए हुए हैं, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको पहले से पता था कि ऐसा कुछ ना हो, तो पहले से उन्होंने सेफ गार्ड मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं ताकि हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रख सकें। क्योंकि हमारा भरोसा होता है ना कि हम कोर्ट में जा रहे हैं तो यार न्याय मिलेगा। वो न्याय क्या है? जस्टिस, है ना। उसको हम विश्वास रखते हैं उस चीज़ पे कि हमें जस्टिस मिलेगा। तो वो जस्टिस तभी इंश्योर होगा जब जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होगा। एक एस्पेक्ट जो है इस इंडिपेंडेंस का है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब है कि पावर्स जो हैं, जैसे लेजिस्लेचर की जो पावर है, 3 ऑर्गन्स है ना गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इन तीनों की पावर्स जो है वो सेपरेट है। और तीनों की पावर्स कहाँ मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स है ना, ये अपनी पावर कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, इनका सोर्स ऑफ पावर क्या है, इनको कौन बता रहा है कि आपके पास ये पावर है? वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इंडिपेंडेंस का वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि इनकी पावर्स जो है वो सेपरेट है। दिस इज अ की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ऑलरेडी जो है फीचर्स पढ़े हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि दैट वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स। What this means here is that other branches of government, the legislature and executive, cannot interfere in the work of judiciary. सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी 3 अलग अलग ऑर्गन्स है। तो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं जुडिशरी के काम में।
अगर मान लो वही चीज़ हम बोले कि उनका इंटरफेरेंस होता है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिशियंस, अगर उनका इंटरफेरेंस होता जुडिशरी में, तो जुडिशरी जो है पार्शियल होता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन दिया गया है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं जुडिशरी के काम में। सो कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि कोर्ट्स जो है गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, अलग है, सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, राइट। सो द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। कोर्ट्स जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्ट नहीं करेंगे, कोर्ट्स एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। सो फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, इट इज ऑल्सो क्रूशियल दैट ऑल जजेस इन द हाई कोर्ट्स एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, इनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो भी इंडिपेंडेंट होता है। अब मान लो वही बात, अगर अपॉइंटमेंट में इन्फ्लुएंस हो, किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे ने अपॉइंट करा दिया हो, तो वो जज तो उसी को फेवर करेगा। तो जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है और जो रिमूवल का प्रोसेस है उसमें भी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है गवर्नमेंट का। So once appointed to the office, it is very very difficult to remove a judge. अगर एक बार किसी जज को अपॉइंट कर दिया हो, अब मान लो गवर्नमेंट को लगे कि ये जज जो है हमारे खिलाफ में सारे के सारे जजमेंट्स दे रहा है तो हम इसे हटा देते हैं, तो इतना आसान नहीं है। अगर गवर्नमेंट, ये नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे तो कल को जज को रिमूव कर दे, सो ये इतना ईजी प्रोसेस नहीं है ना। तो एक एस्पेक्ट जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में रखता है मायने, वो ये है कि अपॉइंटमेंट जजेस का और रिमूवल जजेस का एक इंडिपेंडेंट प्रोसीजर है और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस इसमें गवर्नमेंट का नहीं होता है। So it is the independence of the judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive. So judiciary जो है वो भी as a check and balance का काम करता है और बहुत important रोल प्ले करता है कि कोई पावर का मिसयूज ना हो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और एक और इम्पॉर्टेंट रोल जो हमने देखा वो क्या है, क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स के, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, जुडिशरी का। बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। कोई भी सिटीजन हो, उसके अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। सो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। सो अब बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है कोर्ट्स का। हमने बात करी इंडिपेंडेंट है, तो अब स्ट्रक्चर कैसा, मैकेनिज्म कैसा है। सो देर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। 3 डिफरेंट लेवल्स जो हैं हमारे कोर्ट्स के हैं। अब जैसे आप देखो, राइट, तो ये एक, जब भी आपके ट्रायंगल में दिया उसका क्या मतलब है कि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन, ये क्या है, ये सेक्शन है लोअर कोर्ट्स का। जो बीच में सेक्शन है ये है हाई कोर्ट्स का, एंड जो ऊपर ये टॉप जो एपेक्स कोर्ट जिसको बोलते हैं ना, एपेक्स कोर्ट, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो ये वाला जो ये जो होता है, ये कौन से हमारे लोअर कोर्ट्स है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए हैं ना, सेशन कोर्ट्स जिसको बोलते हैं। सो ये वो है, जो ये बीच वाला है आपका ट्रायंगल में, दिस इज हाई कोर्ट्स एंड दिस वन इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री में एक ही है जिसको कि एपेक्स कोर्ट या फिर हाईएस्ट कोर्ट बोल सकते हैं। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है हमारे इंडिया में। सबसे लोअर लेवल पे लोअर कोर्ट्स। सो द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो ये जो लोअर लेवल पे सबसे नीचे और क्वांटिटी में भी सबसे ज़्यादा यही है ना, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पीपल जिस कोर्ट में जाते हैं वो है सबऑर्डिनेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट्स, राइट। सो दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और इन टाउन्स एंड दे हियर मेनी काइंड्स ऑफ केसेस। तो ये जो लोअर कोर्ट्स हैं यूजुअली या तो डिस्ट्रिक्ट में होंगे या फिर तहसील लेवल पे होते हैं या फिर टाउन्स में, एंड ये बहुत अलग अलग तरीके के केसेस को सुनवाई करते हैं। So each state is divided into districts that are presided over by a district judge. ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना। तो जैसे अब मान लो एग्जांपल लेते हैं गुजरात का। सो गुजरात का अपना एक हाई कोर्ट होगा, है ना। गुजरात एक स्टेट है, गुजरात स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन गुजरात में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा जिसको कि डिस्ट्रिक्ट जज प्रिजाइड करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हेड कौन हुआ, डिस्ट्रिक्ट जज।
सो ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाइस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। अब जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो हाइस्ट कोर्ट होगा वो होगा गुजरात हाई कोर्ट। इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे टॉप लेवल पे जो एपेक्स कोर्ट है हमारा वो है सुप्रीम कोर्ट विच इज़ ओनली 1 इन नंबर। उसके नीचे जो है हाई कोर्ट्स होते हैं स्टेट्स के। अब ऐसा नहीं है कि 28 स्टेट्स हैं तो 28 हाई कोर्ट्स होंगे, किसी किसी का मर्ज होकर, जैसे पंजाब हरियाणा का जो है चंडीगढ़ में है बेंच, तो इस तरह के कुछ कुछ जो है हम मर्ज कर दिया है कुछ कुछ जगहों को। सो हर एक क्या है, जैसे गुजरात का एग्जाम्पल लिया तो गुजरात का एक हाई कोर्ट होगा, उसके बाद उसमें जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे। सो इस तरीके का मैकेनिज्म होता है, स्ट्रक्चर होता है कोर्ट्स का। So at the top is the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by Chief Justice of India, CJI। Chief Justice of India जो है वो प्रिजाइड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सीट जो हमारी न्यू दिल्ली में है तो उसका हेड कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The decisions made by Supreme Court are binding on all other courts in India। जो डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट्स भी मानेंगे एंड लोअर कोर्ट्स भी मानेंगे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो कल को हाई कोर्ट उसको मानने से मना कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म है ना ये, क्योंकि सबसे टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, तो सबसे टॉप लेवल का जो कोर्ट जो डिसीजन देगा, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, वो सारे के सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। मतलब कि सारे के सारे कोर्ट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानेंगे, राइट। सो ये सुप्रीम कोर्ट जब हमारा बना तो उससे पहले ऑलरेडी जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे ऑलरेडी कुछ हाई कोर्ट्स थे जो इस्टेब्लिश हो चुके थे। 3 प्रेसिडेंसीज आपको पता है इंडिया में कौन सी प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे? कैलकाटा प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड मद्रास। सो हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज, राइट। तो इन 3 प्रेसिडेंसी सिटीज में सबसे पहले हाई कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया था 1862 में, कैलकाटा में, बॉम्बे में एंड मद्रास में। सो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966, है ना। हाई कोर्ट जो है कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास का 1862 जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी हुआ करता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उस टाइम पे ये हाई कोर्ट्स बने थे। जो दिल्ली का हाई कोर्ट है वो 1966 में आया था। करंटली देयर आर 24 हाई कोर्ट्स। अब ऐसा जो जैसे हमने बात करी कि 28 स्टेट्स है, इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है। कुछ स्टेट्स के अपने हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन जैसे पंजाब और हरियाणा अपना एक कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं चंडीगढ़ में। और जैसे जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, उनका एक कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में। तो इस तरीके से आप नंबर देख रहे हो ना, 28 से 24 हो गया है। मोस्टली जो स्टेट्स हैं उनका अपना हाई कोर्ट है, लेकिन पंजाब और हरियाणा का अपना कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। और जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इनका कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में, राइट। सो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है हाई कोर्ट का। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट हैदराबाद, राइट। So some high courts have benches in other parts of state for greater accessibility। कुछ हाई कोर्ट्स के क्या है, अलग अलग पार्ट्स में बेंचेस हैं। जैसे एमपी में आप देखो तो इंदौर में हाई कोर्ट है, फिर एक जबलपुर बेंच है। तो इस तरीके से बेंचेस एस्टेब्लिश की जाती हैं ताकि इजीली एक्सेसिबल हो। अब जैसे ये इमेजेस दिखा रखी हैं आपकी हाई कोर्ट ऑफ पटना, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, जो पहले एस्टेब्लिश हुए होंगे, है ना। और जो लोअर कोर्ट्स है हमारे, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, उनको बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। तो दीज इंक्लूड द ट्रायल कोर्ट और द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, द एडिशनल सेशंस जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज। तो अलग अलग तरीके के नाम दिए हुए हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को। जैसे आप देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स और नामची, साउथ सिक्किम। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे लोअर लेवल पे, उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं। हाई कोर्ट्स के बाद हमारा जो एपेक्स सुप्रीम कोर्ट है दैट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, और ये इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। और यही जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होता है, कुछ और केसेस को डिस्कस करेंगे एंड इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर द क्लास।